हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी बेस्ट 500 की सीरीज, जिसमें आपके 6 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये 7वां पार्ट हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। विच प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेसेस ऑफ एवरेज मॉइस्चर कंडीशन। देखिए 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। एक तो जहाँ पानी ज़्यादा हो वहाँ मिलते हैं, एक जहाँ पानी ना हो वहाँ मिलते हैं, और एक जो नॉर्मल। तो मीजोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एवरेज मॉइस्चर कंडीशन में मिलते हैं। अब इनके नाम बहुत ईजी हैं, आप नाम से भी समझ पाएंगे। जैसे हाइड्रोफाइट्स, इनके नाम में ही हाइड्रो है, यानी कि पानी पानी वाली जगह पर मिलने वाले हाइड्रोफाइट्स होते हैं। मीजोफाइट्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो अर्थ पे हैं वो मीजोफाइट्स हैं, जो एवरेज मॉइस्चर कंडीशन में रहते हैं, ना ज़्यादा पानी हो ना ज़्यादा सूखा हो, नॉर्मल कंडीशंस में। और ज़ीरोफाइट्स जहाँ पानी की ज़्यादा कमी हो, जैसे कैक्टस वगैरह मिलते हैं, जैसे राजस्थान वाले एरिया में वहाँ थोड़ा ड्राई कंडीशन है, तो वो ज़ीरोफाइट्स होते हैं। द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने। इन्होंने ट्रॉपिक लेवल्स को समझाने की कोशिश की थी इससे। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, सबसे ज़्यादा होते हैं प्रोड्यूसर्स, उनसे कम होते हैं फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर उनसे और कम होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। ये सारे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स को दर्शाते हैं। इसके साथ 10% लॉ के बारे में भी पढ़ा जाता है। वो लॉ दिया था लिंडमैन ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब ट्रॉपिक लेवल चेंज होते हैं तो एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। जैसे सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में होती है, तो उनकी 10% एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी और उनकी 10% सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। तो हर ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। द एलिमेंट फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज। सीधा क्वेश्चन है। इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट है जो मून की सरफेस पे मिलता है, और वो है टाइटेनियम। कॉपर, गोल्ड और प्लैटिनम मून की सरफेस पे नहीं मिलते। अगर पूछा जाए कि अबेंडेंट एलिमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है मून की सरफेस पे, तो वो होगा ऑक्सीजन। उसके बाद आता है सिलिकन, फिर आयरन, फिर कैल्शियम। टाइटेनियम काफ़ी नीचे जाके आता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ टाइटेनियम ही था जो मून की सरफेस पे पाया जाता है, बाकी 3 नहीं पाए जाते। एक ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो भी ऑक्सीजन आएगा, दूसरे पे सिलिकन ही आएगा और तीसरे पे आयरन ही आएगा, लेकिन चौथे पे कैल्शियम की जगह एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो दोनों का ध्यान रखना, काफ़ी सिमिलर है, लेकिन चौथे नंबर वाला चेंज है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अबेंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट। अगर मेटल के बारे में पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, तो मेटल सबसे ज़्यादा है एल्यूमिनियम, दूसरे पे आयरन, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान से पढ़ा जाता है कि इसमें पूछा क्या है। अगर अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ्स क्रस्ट पूछा है एलिमेंट, तो ऑक्सीजन आएगा। अगर मेटल पूछा है तो एल्यूमिनियम आएगा। और हमारे इसका क्वेश्चन का आंसर है टाइटेनियम, क्योंकि एक अकेला यही एलिमेंट है इन सब में जो मून की सरफेस पे पाया जाता है। द एटॉमिक पावर स्टेशन बिल्ड इंडिजीनियसली इज। पहले इंडिया जब एटॉमिक पावर प्लांट्स बनाता था तो ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके बनाता था। जैसे तारापुर जो महाराष्ट्र में है, वो हमने यूएसए के साथ कोलैब करके बनाया है। रावत भाटा जो राजस्थान में है, वो हमने कनाडा के साथ कोलैब करके बनाया है। और कुंदनकुलम जो आपको तमिलनाडु में मिलेगा, वो हमने रशिया के साथ कोलैब करके बनाया है। लेकिन कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में है, ये हमने इंडिजिनियसली खुद ही बनाया है पूरा। इनके अलावा कुछ और फेमस पावर स्टेशंस भी हैं जिनकी लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ये गुजरात में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये उत्तर प्रदेश में है। और कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका में है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा था जो इंडिया में बना था, तो वो है तारापुर जो महाराष्ट्र में है। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है कुंदनकुलम जो तमिलनाडु में है और जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केसर उगाने वाली स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सैफरन की, तो वो है ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी देखते हैं, जैसे कॉफ़ी। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर इंडिया में है तो वो है कर्नाटका। राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश। शुगर का भी उत्तर प्रदेश। वेजिटेबल्स के लिए भी उत्तर प्रदेश और मिल्क के लिए भी उत्तर प्रदेश।
पल्सेस, जब दाल की बात आती है तो दाल सबसे ज़्यादा पहले मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश अब दूसरे नंबर पे आ गया है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में पल्सेस का, दालों का। अगर टी का पूछा जाए, चाय, तो चाय के बागान है आसाम में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाय की आसाम में होती है। कॉफ़ी की होती है कर्नाटका में। और फ्रूट्स की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है आंध्र प्रदेश में, वेजिटेबल्स की उत्तर प्रदेश में। तो ये तो हमने स्टेट वाइज देखा था। अब अगर हम कंट्री वाइज देखें तो सैफरन की तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ईरान में, कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ब्राज़ील में, राइस की होती है चाइना में, वीट की भी चाइना में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भी चाइना में, और टी, चाय की भी चाइना में। इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिल्क, शुगर और पल्सेस। इन सब में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया करता है। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ? अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट आता है? ये देखने में तो बहुत ईजी क्वेश्चन लगता है, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मर्क्यूरी और वीनस, इन दोनों की वजह से। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे तो कई जगह आपको इसका आंसर वीनस मिलेगा, लेकिन वो तब होता है जब ऑप्शन में मर्क्यूरी ना हो। अगर ऑप्शन में मर्क्यूरी है तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ के मर्क्यूरी ही होगा। और हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो उसमें 8 प्लैनेट्स आते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जिसमें से शुरू के 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और बाद के 4 गैस जाइंट्स, वो सारे गैस के बने हुए हैं। इन प्लैनेट्स को एक बेल्ट डिवाइड करती है जिसे बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, और ये बेल्ट आपको मिलेगी मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मर्क्यूरी। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मर्क्यूरी को वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मानते हैं क्योंकि सबसे पास सूरज के वही है, लेकिन असल में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है वीनस, क्योंकि वो चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ है। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो अंदर ही उसमें ट्रैप होती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, और अर्थ्स ट्विन भी बोला जाता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक दिखता भी अर्थ के जैसा ही है, साइज़ और शेप भी ऑलमोस्ट सेम से ही है इनके। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट है यूरेनस, सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट वही है, वहाँ पर -200 के पार टेम्परेचर रहता है, जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। टिहरी डैम, अ कंट्रोवर्शियल डैम, वाज बिल्ट ऑन विच रिवर? टिहरी डैम जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, उसे कंट्रोवर्शियल भी बोला जाता है। वो इसलिए कि जब इसे बनाया जा रहा था तो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया था, क्योंकि इसके बनने से वहाँ के जो नेटिव थे उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता, और वो एरिया भी बहुत वल्नरेबल है, तो इसके बनने से वहाँ की इकोलॉजी भी खराब हो सकती थी, इसलिए इसे कंट्रोवर्शियल डैम बोला जाता है। और ये बना था भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे एक है तुंगभद्रा डैम, ये तुंगभद्रा नदी पर बना है कर्नाटका में। एक है रिहंद डैम, ये रिहंद नदी पर बना है उत्तर प्रदेश में। एक है मैथोन डैम, वो बराकर नदी पर बना है झारखंड में। कोयना डैम, कोयना नदी पर बना है महाराष्ट्र में। ऐसे डैम्स याद करना थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि उनका नाम नदियों के ऊपर ही रखा हुआ है। मेन जो हमें याद करने हैं वो है कृष्णा राज सागर डैम, जो कावेरी नदी पर बना है कर्नाटका में। इंदिरा सागर डैम, ये नर्मदा नदी पर बना है मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर डैम, ये भी नर्मदा नदी पर बना है गुजरात में। नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा नदी पर तेलंगाना में। हीराकुड डैम, महानदी पर ओडिशा में। भाखरा नागल डैम, सुतलेज नदी पर हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है, ये हिमाचल प्रदेश ही बोला जाता है वैसे। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स और उनकी रिवर्स हैं जिनकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। वाई कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ईजी एंड यूज्ड मोर वाइडली? कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाते हैं बहुत लोग। आपने ये भी सुना होगा बहुत लोगों को वो आई डोनेशन करते हैं। आई डोनेशन वैसे अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि जीते जी आपकी आंख निकाल जाएगी, पर आपके जाने के बाद आपकी आंखें अगर किसी के काम आती हैं तो अच्छी बात है, करनी चाहिए आपको आई डोनेशन। उसमें भी आपका कॉर्निया ही डोनेट होता है, पूरी आंख निकाल के नहीं दी जाती किसी को। वो इसलिए क्योंकि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसलिए उसे निकालने में कोई नस वगैरह नहीं काटनी पड़ती, वो आसानी से निकल जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कॉर्निया डज नॉट लिंक अप विद ब्लड वेसल्स। इसके अलावा बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की भी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंडनेस में आप रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बेसिकली यही प्रॉब्लम होती है, और ये तब होता है जब आपके कोन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें बहुत चमकती हैं। स्पेसिफिकली बिल्ली नहीं, कई बार आप किसी जानवर को देखते हैं रात के अंधेरे में तो उनकी आंखें चमकती हैं। वो जो शाइनिंग होती है उनकी आंखों में, वो आती है टेप्टम लेयर की वजह से, जिसे बोलते हैं टेप्टम ल्यूसिडम। ये आंखों में उनके पीछे की साइड लेयर होती है, और जैसी उस पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए आपको उनकी आंखें चमकती हुई दिखती हैं।
और नेत्र विज्ञान को यानी स्टडी ऑफ आइज उसे कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। और अगर आप आंखों के डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको कहा जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। दंती दुर्ग ऑल्सो नोन एज दंती वर्मन वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। ये एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं डायनेस्टीज और उनके फाउंडर वाले। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी जिसके फाउंडर थे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था जो चालुक्य डायनेस्टी के थे, और उसके बाद से ही इन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना की थी। इस डायनेस्टी के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी फेमस हैं, जैसे एलोरा केव्स। एलोरा में बहुत सारी हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स इन्होंने बनाई है। उसके अलावा एलिफेंटा केव्स भी इन्होंने बनाई है। एलिफेंटा केव्स में आपको मिलेगा 3 फेज शिवा, जिसमें उनके क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर तीनों फेज दिखाई देते हैं। उसके अलावा कैलाश टेम्पल भी इन्होंने ही बनाया है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कृष्णा फर्स्ट किंग थे जिन्होंने कैलाश टेम्पल बनाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के। इसके अलावा बाकी जो डायनेस्टीज़ हैं जैसे पल्लव डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, और पांड्यास के फाउंडर थे मरावर्मन सुंदरा फर्स्ट। चालुक्यान डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलिकेशिन फर्स्ट, और चोला डायनेस्टी फाउंड की थी विजयालय ने। इनके बारे में भी कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए इनके नाम और इनकी डायनेस्टी ज़रूर याद रखना। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, उसे प्रिपेयर किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और फिर 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। प्रियम्बल को के.एम. मुंशी ने मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया भी कहा था। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया प्रियम्बल को किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। इसके अलावा इसमें एक बार अमेंडमेंट भी हो चुकी है 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें से एक मेन यही प्रियम्बल वाली थी। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कंट्री की ग्रोथ का, और इसे मेजर करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर। आज के टाइम में इंडिया की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंथा नागेश्वरन। और आरबीआई के अकॉर्डिंग जो इस साल की इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट है वो है 7% 2024-25 की। अगर आईएमएफ की देखें तो उन्होंने 6.3 बोली थी, जो कि 2023 में उन्होंने 6.3 बोली थी, जो कि बढ़ा के उन्होंने 6.7 कर दी है। और वर्ल्ड बैंक ने भी 6.3 बोली थी, और उन्होंने भी रिवाइज करके उसे 6.4 कर दिया है। तो इन तीनों को भी याद रखना, आरबीआई की 7%, आईएमएफ की 6.7 और वर्ल्ड बैंक की 6.4। द बुक प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस वॉज रिटन बाय। ये बहुत ही फेमस बुक है राजा राम मोहन रॉय की। इनका नाम था राम मोहन रॉय, और राजा इन्हें उपाधि मिली थी अकबर द सेकंड से। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी कहा जाता है, और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला था। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो आगे जाके 1828 में ब्रह्मो समाज बना। इसके अलावा इन्होंने कुछ जर्नल्स भी लिखे थे, मैगजीन्स इनकी बहुत फेमस थी, जैसे संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। ये दोनों बहुत फेमस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा भी अबॉलिश करी थी, और चाइल्ड रीमैरिज के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी डिजीज? हेरिडेटरी का मतलब होता है पेरेंट्स से बच्चों में जो ट्रांसफर हो जाते हैं डिजीज, जैसे कि थैलेसीमिया एक हेरिडेटरी डिजीज है। इसमें आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, और हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी में। तो ये एक हेरिडेटरी डिजीज़ है। कलर ब्लाइंडनेस भी एक हेरिडेटरी डिजीज़ है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। हीमोफीलिया वो भी एक हेरिडेटरी डिजीज़ है, और इसे रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्वीन एलिजाबेथ को भी था। इसमें दिक्कत ये होती है कि अगर आपकी गलती से भी कहीं कट लग गया तो आपका खून बहता रहेगा, ब्लड में क्लॉट नहीं जमता। तो ये भी एक खतरनाक डिजीज़ है। फिर बचा एनीमिया, ये हेरिडेटरी डिजीज़ नहीं है। इसमें दिक्कत ये होती है कि आपकी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो पाते, बहुत कम रहते हैं वो नंबर में। उसकी वजह से भी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और आपको थकान फील होती है।
तो इन सब में एनीमिया हेरिडेटरी डिजीज नहीं है, बाकी तीनों हेरिडेटरी डिजीज थे। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप? जब समझेंगे तभी इस आंसर को ठीक कर पाएंगे। गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कम्युनल इलेक्टोरेट। बहुत ही क्लोज हैं इन सब की डेट्स, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इनमें सबसे पहले हुआ था गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 में। इसे दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट को। और इसके बाद फिर हुए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 7 सितंबर में हुई थी 1931 में। और तीनों कॉन्फ्रेंसेस में से सिर्फ यही थी जिसे गांधी जी ने अटेंड किया था। गांधी जी और कांग्रेस ने दोनों ने इसे अटेंड किया था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा कम्युनल इलेक्टोरेट। ये रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड थे जो 16 अगस्त 1932 में आए थे। इसमें माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी। और लास्ट में है फिर पूना पैक्ट, जो 24 सितंबर 1932 में हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग, एक और मैच द फॉलोइंग है जिसमें एक तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज दे रखी है और दूसरी तरफ कंट्रीज़ के नाम। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें इंडिया और रशिया वाली तो एक्सरसाइज सबको पता ही होगी, इंदिरा। इसके बाद चाइना के साथ हम एक ही एक्सरसाइज करते थे हैंड इन हैंड, जो अब हम नहीं करते हैं। इसके अलावा सिंगापुर के साथ हम एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, सिम्बेक्स। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। बचा कॉनकन, वो हम यूके के साथ करते हैं। यूके के साथ हम कॉनकन के अलावा 2 एक्सरसाइज और करते हैं, एक अजय वॉरियर और एक इंद्रधनुष। इनके अलावा अगर आपको बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज देखनी है तो उसकी एक सेपरेट वीडियो में बना के डाल चुका हूँ चैनल पे, जाके देखिए। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन साइमन कमीशन केम टू इंडिया? साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था और उस टाइम स्टैनले बाल्डविन प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। इनके बाद रैमसे मैकडॉनल्ड बने थे, जिनके नाम पर रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड दिए गए थे जब कम्युनल इलेक्टोरेट का मैटर हुआ था। और क्लीमेंट एटली ये प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। अब थोड़ा सा साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे और उस टाइम ये बोला गया था कि इन रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा। 10 साल होते 1929 में, लेकिन साइमन कमीशन उससे पहले ही फॉर्म कर दिया था इन्होंने। 1928 में ये इंडिया में आ गया था। इसके हेड थे सर जॉन साइमन और 7 जने थे इस कमीशन में, सातों के सातों अंग्रेज। इसी बात से सारे भारतीय नाराज थे कि अब ये अंग्रेज आकर डिसाइड करेंगे कि इंडियंस के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इन्हें इस कमीशन में भारतीयों को भी मेंबर बनाना चाहिए था, तभी ये कमीशन सही से काम कर पाता। पर असल में ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए इसे बॉयकॉट किया गया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। द जायद क्रॉपिंग सीजन इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्रॉप। देखिए, इंडिया में क्रॉपिंग के 3 सीजन होते हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं पहले। सबसे पहले खरीफ क्रॉप, इन्हें मॉनसून क्रॉप्स भी बोला जाता है क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए बोए तब जाते हैं जब मॉनसून सीजन शुरू होता है, जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके मेन क्रॉप्स हैं राइस, मेज़, टी, रबर, कॉफ़ी, ये सारे इसके मेन क्रॉप्स हैं। इसके बाद आता है रबी का सीज़न, इन्हें विंटर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं इन्हें तब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और फिर मार्च अप्रैल के आसपास इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके मेन क्रॉप्स होते हैं वीट, ओट, बार्ले, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारे। इसके बाद आता है जायद क्रॉपिंग का सीज़न। जायद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, इसलिए रबी के बाद और खरीफ से पहले इन्हें बोया जाता है। और इसमें मेनली वाटरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि पम्पकिन, कुकुम्बर, बिटर गार्ड और वाटरमेलन। हु हैज़ बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड देती है किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिसने पूरी दुनिया में बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया हो। जैसे 2021 में ये अवार्ड दिया गया था एलॉन मस्क को, 2022 में ये दिया गया था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और इस साल 2023 में ये अवार्ड दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। इसके अलावा टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है और वो मिला है सैम ऑल्टमैन को, जो OpenAI के CEO हैं जिसने ChatGPT बनाया है। इसके अलावा टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी देता है जो इस साल मिला है लियोनेल मेसी को। हु हैज़ टेकन द ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना स्टेट ही 2014 में बनी थी
और जब से लेके अब तक इसके एक ही चीफ मिनिस्टर थे, के चंद्रशेखर राव। लेकिन इस बार वाले इलेक्शन में तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और स्टेट की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के अलावा और कई स्टेट्स में भी चुनाव हुए हैं और ज़्यादातर स्टेट्स में नए सीएम बने हैं, तो एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मिजोरम के नए सीएम बने हैं लालदू होमा, ये ZPM पार्टी से बिलोंग करते हैं, ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे, वहाँ के नए सीएम बने हैं विष्णु देव साई। मध्य प्रदेश में भी नए सीएम आए हैं मोहन यादव और राजस्थान में भी नए सीएम आए हैं भजन लाल शर्मा। ये सारे ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, इसलिए याद रखना। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ऑस्कर्स 2024? पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं और इस साल बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर को टोटल 13 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिली थी, जिसमें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी ओपनहाइमर के लीड एक्टर को दिया गया है किलियन मर्फी। ये बहुत ही फेमस एक्टर हैं, कई सारी मूवीज़ में आ चुके हैं। इनकी एक बहुत फेमस सीरीज़ है पीकी ब्लाइंडर्स, जिसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। इसके अलावा बाकी अवार्ड्स भी देख लेते हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नॉलन को, वो भी ओपनहाइमर के लिए है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये बारबी मूवी का सॉन्ग है, उसे मिला है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी ओपनहाइमर को मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला है 20 डेज इन मारियोपोल। बेस्ट फिल्म एडिटिंग भी ओपनहाइमर को मिला है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स मिला है गॉडजिला -1 को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, वो भी ओपनहाइमर के लिए। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द बॉय एंड द हीरोइन के लिए। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वॉर इज ओवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे ऑस्कर के, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और 7वां पार्ट आपके बेस्ट 500 की सीरीज़ का पूरा हो चुका है। इसके आगे के पार्ट भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।